गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ओम्स लॉ। बेटे 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ के ऊपर। देखो बेटे, हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टडी किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो चार्ज फ्लो होंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं जिगजैग पाथ के ऊपर, ठीक है। बट जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी करंट बनता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी करंट बनता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना एक कंडक्टर के अंदर किसके ऊपर डिपेंड किया, पोटेंशियल डिफरेंस। मींस बैटरी लगाएंगे तभी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो यहां से फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। तो ये ओम्स लॉ है भाई, ठीक है। हमारा ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है हमारा, if physical conditions like temperature, pressure are kept constant, अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखें, करंट फ्लोइंग through the circuit is directly proportional to potential difference applied। करंट वायर के अंदर से कितना जाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने बैटरी लगाई है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये ओम्स लॉ है कि अगर हम फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर प्रेशर वगैरह को कांस्टेंट रखेंगे तो किसी भी सर्किट के अंदर से जो करंट जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। बेटे ओम साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इस लॉ को बनाया था। और ओम्स जो थे वो 1781 से 1854 तक उनकी लाइफ थी, ठीक है। उन्होंने इस लॉ को बनाया था कि करंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर बेटे आपको एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस रहेंगी। तो बेटे ओम्स लॉ की लिमिटेशन ये है कि हमारी जो फिजिकल कंडीशंस है ना, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर प्रेशर, फिजिकल कंडीशंस जो हैं टेम्परेचर और प्रेशर, ये कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज होंगी तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। दिस इज द लिमिटेशन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन ये है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर प्रेशर वगैरह को हम कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह को कांस्टेंट रखेंगे तो करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स।
अब देखो इसका फार्मूला बनाते हैं हम, मैथमेटिकल फार्मूला बेटे, यहाँ से एक मिनट। कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे कई बुक्स के अंदर ये दे रखा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब ये है पोटेंशियल करंट पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, ये एक्चुअली ये गलत नोमेनक्लेचर कर रखा है, ये नोमेनक्लेचर गलत कर रखा है। जो क्वांटिटी डिपेंड करती है वो पहले आएगी और जिस पे डिपेंड करती है वो बाद में आएगी। करंट डिपेंड कर रहा है किस पे? पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल अगर हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आप कांस्टेंट लगाते हो। यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट होगा 1/r इंटू V। 1/r क्या है हमारा? एक कांस्टेंट, वेयर R इज रेसिस्टेंस। इसको हम डिस्कस करेंगे। R रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस क्या होता है? तो हमारा जो फार्मूला होगा V इज इक्वल टू R इंटू I। क्लियर है भाई? इसको इधर लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। V इज इक्वल टू R इंटू I, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा R और I के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब देखो मैंने क्या बोला है कि V I जो है वो V पे डिपेंड करेगा। इसके अकॉर्डिंग R जो है V अपॉन I होना चाहिए। ध्यान से समझना बेटे, ये जो बात बताने जा रहा हूं मैं, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा। बेटे हम ये समझते हैं कि R V के ऊपर डिपेंड करता है। V को बढ़ाते हैं तो R बढ़ जाता है और I को बढ़ाते हैं तो R घट जाता है। बेटे एक चीज ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिक्स के अंदर रहेगी, ये R कहाँ से बना है? I और V को डायरेक्टली पुट करने से बना है या इनवर्सली पुट करने से बने, कोई भी डायरेक्टली या इनवर्सली पुट करने से बना है। बेटे आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये R जो कांस्टेंट होता है ना, वो कांस्टेंट कभी भी इन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना तो V के ऊपर डिपेंड करेगा और ना I के ऊपर डिपेंड करेगा। ना V पे डिपेंड करेगा R और ना ही I पे डिपेंड करेगा। कांस्टेंट कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, force is directly proportional to product of masses, inversely proportional to square of distance between them। है ध्यान? F is equal to directly proportional का साइन हटाने के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बेटे अगर आपको ध्यान हो तो ये G कांस्टेंट था, ना मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ना R के ऊपर, ना F के ऊपर, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। आगे चलकर आप बहुत सारे क्वांटिटीज 11th-12th में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो बहुत सारे कांस्टेंट बनेंगे। तो बेटे यहीं पर आपको बता दिया गया है कि ये जो रेसिस्टेंस है, जो भी आपका कांस्टेंट आएगा वो उस फार्मूले की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये ना V के ऊपर डिपेंड करेगा और ना ही I के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसी टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला रहेगा V इज इक्वल टू RI, where V is potential difference, R is resistance and I is current। क्लियर है? आ गया समझ में? तो बेटे पहले इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लिया करो। ठीक है, कर लिया नोट? अब बेटे हमें इसके अंदर इक्वेशन बनानी है, सॉरी ग्राफ बनानी है। I is directly proportional to V। I is directly proportional to V है,
बेटे इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम दो तरह के ग्राफ बना सकते हैं। एक तो आई वी का ग्राफ बना सकते हैं और दूसरा ग्राफ बनेगा वी आई का। बेटे ग्राफ भी आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, अगर ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो अब देखो। आई वी का ग्राफ क्या बोला जाएगा भाई? आई वी का ग्राफ ये है, मतलब आई किधर लेंगे हम वाई एक्सिस में और वी किधर लेंगे एक्स एक्सिस में। क्लियर? आई किधर लेंगे वाई एक्सिस में और वी किधर लेंगे एक्स एक्सिस में। इसी तरह वी आई का ग्राफ हो तो बेटे इसका मतलब है वी वाई एक्सिस में होगा और आई किस में होगा? एक्स एक्सिस में होगा। तो हम बना रहे हैं आई वी का ग्राफ। तो आई किधर होगा हमारा? वाई एक्सिस में, और एक्स किधर? एक्स एक्सिस में क्या होगा हमारा? पोटेंशियल। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटे, अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। जैसे हमने पोटेंशियल को बढ़ाया तो करंट क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो ये देखो यहाँ पर ये हमने पोटेंशियल 1 किया तो सपोज करंट 1 था, पोटेंशियल 0 करंट 0 था। पोटेंशियल को 1 किया करंट 1 बन गया, पोटेंशियल 2 किया करंट 2 बन गया, 3 किया 3 बन गया। ठीक है, तो ये ग्राफ ये जो आया इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आया। कैसा ग्राफ आया है हमारा? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। दिस इज इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। अब आपसे पूछा जाए वी आई का ग्राफ बनाना है। वी आई का ग्राफ बेटे ये वी है और ये आई है। यहां पर देखो हमने पोटेंशियल को बढ़ाया, करंट बढ़ा या करंट को बढ़ा रहे हैं। करंट कब बढ़ेगा? जब भाई पोटेंशियल बढ़ेगा। ये 2 किया तो ये भी 2, अगर इसको 3 करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो ये हमारा ग्राफ बनने वाला है। दोनों में ग्राफ एक जैसा ही रहेगा। क्लियर है? दोनों में ग्राफ एक जैसा ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आई वी ग्राफ सॉरी स्टूडेंट्स, आई वी ग्राफ और वी आई ग्राफ, इनमें क्या डिफरेंस है? आई वी ग्राफ का डिफरेंस ये है कि आई जो पहले नाम आएगा उसको हम वाई एक्सिस पर लेंगे और जो बाद में नाम आएगा उसको एक्स एक्सिस पर लेंगे। वी आई पहले नाम किसका है? वी का, तो वी किधर लेंगे? वाई एक्सिस में, और आई किधर लेंगे? एक्स एक्सिस के अंदर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आया समझ में? क्लियर है? अच्छा भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें इसके अंदर जो डिस्कशन करनी है, नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे इसी ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ से रिलेटेड ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक मिनट भाई, देखो क्या फार्मूला आया था हमारा? R इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये R क्या है हमारा? रेसिस्टेंस। R क्या है हमारा? रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस को डिस्कस करते हैं, ग्राफ करेंगे, डोंट वरी। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस ये वायर के अंदर ही नहीं, रेसिस्टेंस हर जगह पर होता है। ट्रैफिक में भी रेसिस्टेंस होता है, एयर में भी रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है एक्चुअल में? देखो आप स्कूल के अंदर, आपकी जो स्कूल गैलरी है उसके अंदर खड़े हो, आप सपोज टूवर्ड्स राइट हैंड जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो और बाकी स्कूल के सभी बच्चे, स्कूल के जो बचे हुए बच्चे हैं वो लेफ्ट में जा रहे हैं, आप राइट में अकेले जा रहे हो और वो सभी लेफ्ट में जा रहे हैं। तो बेटे आप उनके साथ टकराओगे या नहीं टकराओगे? पॉसिबिलिटी है टकराने की। वो सभी एक साथ आए और आप अकेले जा रहे हो, टकराओगे? ये होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह से ट्रैफिक रेसिस्टेंस कैसा होता है? ट्रैफिक रेसिस्टेंस होता है, सिंगल रोड था, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है और इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है गाड़ियों को, उसको ट्रैफिक रेसिस्टेंस बोल देते हैं। वही है रेसिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको फिर अब देखो, दिस इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में रुकावट। कैसे?
ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर आपको भी पता है बहुत सारे एटम होते हैं, ठीक है, और एटम हैं तो इनके साथ साथ इधर से क्या आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन एटम और आयन के साथ टकराएंगे, ये इधर आना चाहते हैं, नेगेटिव से किधर आना चाहते हैं, पॉजिटिव की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअसली किसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, आयंस और एटम के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। और यही ये जो रुकावट है चलने में, इसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेसिस्टेंस। बट ये बेसिक है बेटे कि एक्चुअल में रेसिस्टेंस होता क्या है। बट जब आप इसकी एग्जामिनेशन डेफिनेशन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डेफिनेशन लिखोगे, रेसिस्टेंस इज ये द रेशियो ऑफ potential difference to current applied, ratio of potential difference to current applied, potential difference to current, ratio of potential difference to current in a closed circuit। एक क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो रेशियो होती है, दैट इज नोन एज रेसिस्टेंस। उसको हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, दिस इज नोन एज रेसिस्टेंस। और एग्जाम के अंदर अगर रेसिस्टेंस की डेफिनेशन आती है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू करंट। क्लियर है? अच्छा भाई, फिर इसको और समझो, यूनिट देखो रेसिस्टेंस की, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, OHM। क्या यूनिट है, OHM। ओम साइंटिस्ट थे, उनके ओनर में इसकी यूनिट दी गई। रेसिस्टेंस की क्या यूनिट रहेगी, ओम यूनिट रहने वाली है। क्लियर है? अच्छा भाई, उतारो बेटे, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लिया करो बेटे, स्क्रीन पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले दो फिर। यूनिट, अच्छा भाई, नेक्स्ट साइन, ये क्या है, रेसिस्टेंस का साइन है। ये साइन किसका है, रेसिस्टेंस का। कल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। देखो हम सीधे जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है, चलने में स्मूथ है बिल्कुल, बट यहाँ पर जिगजैग पाथ है, चलने हम यहाँ से चलेंगे दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। तो वही ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये साइन किसका है, रेसिस्टेंस का साइन है। अगर आपको ये दे दे, ये वायर, यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको इस तरह से दे दे तो यहाँ पर कुछ न कुछ क्या है, रेसिस्टेंस है। यहाँ ये क्या है, एक रेसिस्टेंस है, AB, ये AB क्या है, हमारा एक रेसिस्टेंस है। क्लियर है? आगे समझ भाई, ये साइन कन्वेंशन है रेसिस्टेंस का। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमें इसमें स्टडी करना है, रेसिस्टेंस हाई किसका होता है, अलॉय, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। हाई रेसिस्टेंस किसके पास होता है, अलॉय हो गए, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, ठीक है। उनका रेसिस्टेंस कैसा रहेगा, हाई रेसिस्टेंस रहेगा। लो रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस देखो, इसका एक एग्जांपल है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर, हीटर का जो वायर होता है, ये निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, निकल, क्रोमियम और लेड का मिक्सचर होता है, ठीक है। वो जलता क्यों है, उसको ग्लो करता है ना बेटे। हमारी जो सिंपल वायर होती है वो ग्लो नहीं करती, और ये ग्लो करता है, क्यों करता है, ऐसे भी क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर में। क्योंकि बेटे ये एक अलॉय है, और अलॉय का रेसिस्टेंस कैसा है, हाई। जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन आयन के साथ टकराएंगे
बेटे दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कोलाइड करेंगे तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? होगी हीट प्रोड्यूस। हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, इतना हाई रेसिस्टेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इतनी बार कोलाइड कर जाते हैं कि वो हीट हमें दिखाई देने लग जाती है और वो वायर गर्म होकर रेड कलर का हो जाता है। दैट्स व्हाई, इसी कारण से हीटर वायर जो है वो ग्लो करता है। और हमारे नॉर्मल जो वायर हम रखते हैं किसके, कॉपर या एल्यूमिनियम का, उसके अंदर क्या होता है, रेसिस्टेंस लो होता है। लो रेसिस्टेंस किसका होता है, मेटल्स का या फिर कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स का क्या होता है, लो रेसिस्टेंस होता है। क्लियर है भाई? रेसिस्टेंस का लो रेसिस्टेंस किसका, मेटल्स का। हाई रेसिस्टेंस किसका, एलॉय, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का होता है। ये भी तो क्लियर हुआ आपको, नाइक्रोम वायर ग्लो क्यों करता है। ठीक है, अच्छा भाई कर लिया नोट, इन पॉइंट्स को और नोट करो बेटे। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस, इसी के अंदर मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां से आपको 1 ओम की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है भाई। 1 ओम कब कहेंगे, 1 ओम कहेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, और करंट कितना जा रहा हो, 1 एम्पियर। 1 ओम कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, और करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं बेटे ग्राफ को। रेसिस्टेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा भाई, ग्राफ बेटे आई थिंक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, 10th क्लास में हो गए अब तक तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ ली होगी। देखो हमें आई वी का ग्राफ दे रखा है, ये आई ये वी, और ये ग्राफ बनता है आपको पता है। लेट यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। बेटे ध्यान से समझ लो, एनटीएससी लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर। स्ट्रेट लाइन है ये, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बताई थी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y एक्सिस के ऊपर क्या है हमारा, I है। x एक्सिस के ऊपर क्या है हमारा, v है, प्लस c क्या होगा, इंटरसेप्शन पॉइंट। ये लाइन कहां पर स्ट्राइक कर रही है, इंटरसेप्शन मींस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो 0 पर कर रही है। तो बेटे यहां पर हमारा फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो v i इज इक्वल टू 1 बाई आर है, 1 बाई आर इंटू वी। तो ये m क्या है, 1 बाई आर, और m क्या है हमारा, स्लोप। m इज स्लोप। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को, 1 बाई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, और स्लोप किससे दिया जाता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा, टेंजेंट थीटा से। अगर नहीं पढ़ा तो बेटे ध्यान रखना, आप मैथ में पढ़ लोगे इसको। स्लोप किससे दिया जाएगा, टेंजेंट थीटा से दिया जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। एम भी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट थीटा। तो रेसिस्टेंस ज्यादा तो थीटा क्या होगा, कम। रेसिस्टेंस ज्यादा है तो थीटा क्या होगा, कम। इफ आर इज मोर, रेसिस्टेंस इज मोर, देन थीटा इज लेस। थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं बेटे। एंड इफ आर इज लेस, अगर आर कम है, देन थीटा इज मोर। उस टाइम पे थीटा कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो बेटे हमारे जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन कैसे आते हैं एनटीएससी में, ये ए और ये बी, दो ऑब्जेक्ट दिए, एक ए ऑब्जेक्ट एक बी ऑब्जेक्ट, एक के अंदर थीटा 1 और एक के अंदर थीटा 2, और ये पूछ लिया जाता है बेटे कि रेसिस्टेंस ज्यादा किस में है,
ग्राफ देखो आई वी है, वी आई और पढ़ेंगे, आई वी ग्राफ है। इसमें बेटे थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मींस थीटा कम है तो रेसिस्टेंस इसका ज्यादा है। ए का रेसिस्टेंस कैसा है बेटे? ज्यादा है। ए का रेसिस्टेंस कैसा है? ज्यादा। अच्छा भाई, अगर थीटा ज्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो। ये समझ में आया बेटे? अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, और फिर भी प्रॉब्लम रहती है लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप के ऊपर बताना बेटे। ये देखो, ये दो ग्राफ दे दिया, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, ये इधर आई है, इधर वी है। हम ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आई की वैल्यू कितनी? ए पॉइंट पर आई की वैल्यू कितनी है? 1 है, और वी की वैल्यू कितनी है? 2। तो आर कितना होगा? आर कितना था भाई? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना आया? 2 आया। बट बेटे इसी पॉइंट के ऊपर आप इस बी को देखो, बी के अंदर आई की वैल्यू कितनी है? सपोज 1 है ही। वी की वैल्यू कितनी है? ये मान लो कितनी है? 1। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई 1/1। 1/1 कितना आया? 1। यहाँ पर रेसिस्टेंस 1 आया, यहाँ पर रेसिस्टेंस 2 आया। क्लियर हुआ? तो बेटे जहां पर थीटा कम है वहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा है, और जहां पर थीटा ज्यादा है वहां पर रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेटे नोट करो। करें बेटे नेक्स्ट। ओके, हम अब पढ़ेंगे कौन सा? वी आई ग्राफ। अब हमारे पास है वी आई ग्राफ। ये भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये कितना? थीटा। इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई किसके इक्वल है भाई? v के इक्वल। m किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को। m किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को। x क्या है हमारे पास? i प्लस c क्या है? इंटरसेप्शन पॉइंट ओरिजिन पर है जो कि 0 पर है। तो m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को। और स्लोप कौन रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आना चाहिए? r आना चाहिए। v इज इक्वल टू आर आई। क्लियर है? तो ये v इज इक्वल टू आर आई। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा इसके अकॉर्डिंग? देखो टेंजेंट थीटा स्लोप को बताता है, स्लोप m को बताता है, और m किसको बता रहा है? r को। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू r। अगर थीटा ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा। इफ थीटा इज मोर देन रेसिस्टेंस इज मोर। अगर थीटा ज्यादा है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। किसमें? वी आई ग्राफ में। आई वी से ऑपोजिट है, ठीक है। एंड इफ थीटा इज लेस देन रेसिस्टेंस इज लेस। अगर थीटा कम है तो रेसिस्टेंस भी कैसा होगा? कम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बेटे यहाँ पर ए दे दिया और यहाँ पर बी दे दिया। ये थीटा 1 है, एक थीटा है, ये थीटा 1 है। विच है मोर रेसिस्टेंस? ए के ऊपर है, बी के ऊपर है। पहले तो ग्राफ देखो, वी आई में अगर थीटा ज्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा, मींस बी का रेसिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई थिंक आपके समझ में आया होगा। बेटे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताना, ठीक है। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस रेसिस्टेंस टॉपिक। इस रेसिस्टेंस के टॉपिक को हम कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।